Hello everyone, welcome to Free Study. So today we are going to cover the daily current affairs from UPSC point of view. Prelims and मेंस दोनों को फोकस करते हुए हम ये करंट अफेयर्स बना रहे हैं एंड इसके बाद आप रिवीजन कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। सेम आपको जो क्विज़ है वो इनसाइट्स आईएएस का जो वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट, वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ पे जाकर आप पहले हम इस न्यूज़ को कवर करेंगे एंड वहाँ पे जाके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आकलन हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया, कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने लायक होते हैं, कौन से नहीं। 6 जून 2021 के करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं। इस कवर करने से पहले एंड वीडियो को वॉच करने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले GS2 के टॉपिक्स करेंगे एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। तो देखिए, एक तो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी बेसिस पर इंडिया ने भी अपना इंडेक्स बनाते हैं जिसको कहते हैं SDG इंडिया इंडेक्स। ये सबसे पहले 2018 में लॉन्च किया गया था एंड इससे देखिए ये देखा जाता है कि हर स्टेट जो है वो ये कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। तो इन 17 गोल्स में से कितने जो इंडिया के इंडेक्स के अंदर आते हैं वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पर ये देखा जाता है कि हर जो स्टेट है वो कितनी कोशिश कर रही है इनको अचीव करने की, ताकि स्टेट्स में कंपटीशन आए एंड फिर उनको रैंकिंग भी दी जाती है। स्टेट्स भी इंक्लूडेड है, यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूडेड है एंड ये जो इंडेक्स है ये हम UN के साथ कोलैबोरेट करके डेवलप करते हैं। तो इससे हर स्टेट एंड हर यूनियन टेरिटरी की प्रोग्रेस को देखा जाता है। ठीक है, और कौन कौन है इसके अंदर इन्वॉल्व? नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, जो कि MOSPI दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ अलाइन करके बनाया गया है। ठीक है, तो UN का नाम भी इसके अंदर ध्यान रखिएगा, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क का नाम भी ध्यान रखिएगा जो कि MOSPI के अंदर आता है। पहले बार कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। अब यहाँ पे देखिए रैंक दी जा मार्क्स मिलते हैं 0 से लेके 100, जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स द ग्रेटर द डिस्टेंस टू टारगेट अचीव्ड। अब ये कैसे होता है? तो इसके लिए आपको थोड़ा फ्रंट रनर ये सब देखना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये मार्क्स हैं। जैसे मान लीजिए आप इसको अपने ना प्रीलिम्स अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते होंगे तो आप उससे थोड़ा सा इसको रिलेट करके ट्रिक बना के इसको याद करने की मैं आपको कोशिश करवाती हूँ। अगर मान लीजिए आपके 0 to 49 मार्क्स आते हैं तो 49 के आसपास ही कट ऑफ आती है, इट मीन्स यू आर एस्पिरेंट। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके 50 to 64 हो गए, इट मीन्स आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, अब आपका प्रीलिम्स तो पक्का क्लियर हो जाएगा। फ्रंट रनर 65 to 99, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, हो सकता है ये टॉप भी कर जाए। तो फ्रंट रनर जिसके 100 है, इसका मतलब तो उसको सब कुछ ही आता है, तो वो तो ऑलरेडी अचीवर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। एंड अभी हमारी इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट एस्पिरेंट और अचीवर कैटेगरी में नहीं है, मीन्स सब परफॉर्मर एंड फ्रंट रनर है, मतलब सबका प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई हो गया है। तो अब देखते हैं लेटेस्ट फाइंडिंग्स क्या रही हैं। ये सिर्फ मैंने ट्रिक बताई आपको। नाउ लेट्स सी व्हाट आर इट्स लेटेस्ट फाइंडिंग्स। तो लेटेस्ट फाइंडिंग्स क्या हैं? तो हमारी कंट्री ने SDG स्कोर के अंदर इम्प्रूव किया है। ठीक है, हम लोग 60 से 66 पर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। एंड मेजरमेंट की जाती है परफॉर्मेंस, जैसे कहाँ पर कितना क्लीन वाटर है, सैनिटेशन कितना अच्छा है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी है या नहीं है। अब सबसे टॉप पर कौन रहा, तो वो आपको ध्यान रखना है। सबसे टॉप पर रहा केरला। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु, दोनों के स्कोर कितने आए हैं? 74। तो एक ही नंबर से हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु पीछे रह गया है। ठीक है, तो देखो इसको आप कैसे लर्न करोगे। हिमाचल से HI ध्यान रखना, तमिलनाडु से T, तो ये हिट करने से मींस फर्स्ट रैंक को हिट करने से एक नंबर से चूक गए। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। एंड केरला मैप के अंदर नीचे होने के बावजूद क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ये बस मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ ताकि साथ साथ में लर्न भी होता चला जाए, बाद के लिए कोई काम ना छूटे। अब वर्स्ट कौन कौन रहे? वर्स्ट आपको ध्यान रखने हैं कि ये अपना बाजा नहीं बजा पाए। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है आपको। तो बिहार, झारखंड एंड आसाम। और जो चंडीगढ़ है वो स्टेट्स में क्या रहा? टॉप पर रहा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो चंडीगढ़ है वो टॉप पर रहा। यूनियन टेरिटरीज में कितने मार्क्स आए हैं इसके? 79 मार्क्स आए हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। फॉलोड बाय दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के कितने हैं? 68। तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी में क्या रहा है? सेकंड रहा है। अब ये रिपोर्ट कार्ड है, नीति आयोग ने अनवील किया 21 SDG इंडिया इंडेक्स। प्रोग्रेस देखी गई है सोशल इंडिकेटर्स के बेसिस पर एंड ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। अब फ्रंट रनर कैटेगरी के अंदर 12 और स्टेट्स जुड़ गई हैं। ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किसके अंदर देखा गया? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में।
ठीक है। और किसके अंदर हमने अच्छा कर सकते हैं, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के अंदर टॉप पर कौन रहा, मैंने अभी आपको बताया था केरला ने तो फर्स्ट आ गया था, लेकिन हिट करने से कौन रह गए थे, हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु। इसके बाद भी आप ये देख सकते हैं आंध्र प्रदेश है, गोवा है, ठीक है, तो ये नेशनल एवरेज से अबव है। एंड कर्नाटका है, उत्तराखंड है। जो बिलो नेशनल एवरेज हैं वो कौन से हैं आपके, मणिपुर, मध्य प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा। वर्स्ट परफॉर्मर ये अपने बाजा नहीं बजा पाए, ये मैंने आपको बताया था। इसके साथ यूपी और राजस्थान को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक। अब सेकंड टॉपिक हम करेंगे क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल्स इंडस्ट्रियल डीप एनर्जी इनिशिएटिव। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है, दैट इज CEM एंड IDEI, ठीक है। ये भी अगर दे दिया जाए एंड ऑप्शन में इसका कोई मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया जाए, जैसे किसी पॉइंट पे एनर्जी दे देंगे, कुछ दे देंगे, तो आपको इसका एब्रीविएशन भी पूरा पता होना चाहिए। तो अब ये किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, तो इंडिया ने यूके के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी के लिए नए काम के बारे में सोचा है, जिसको ये नाम दिया गया है। एंड मीन्स CEM IDDI 12th चीफ एनर्जी मिनिस्ट्रियल के अंदर। तो ये है क्या, तो देखिए ये इसके अंदर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करते हैं ताकि लो कार्बन इंडस्ट्रियल मटेरियल्स यूज़ किए कर सके, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ होते हैं। तो अगर ऐसे मटेरियल्स यूज़ करेंगे जिसमें कम कार्बन हो तो उससे हमारा एनवायरनमेंट क्या रहेगा, थोड़ा बचा रहेगा। तो नेशनल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया जाता है, ये देखा जाता है कि कितने कार्बन की ज़रूरत है, पब्लिक एंड प्राइवेट टारगेट्स डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंडस्ट्री के लिए ये गाइडलाइंस बनाते हैं। तो इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, इसको कोऑर्डिनेट करता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो नाम में ही है इंडस्ट्रियल, तो UNIDO ध्यान रहना चाहिए। तो यूके एंड इंडिया का है। इसके करंट मेंबर्स जर्मनी एंड कनाडा भी है, ठीक है। तो यूके, इंडिया, जर्मनी, कनाडा ये सभी हैं इसके अंदर। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 2009 में UNFCCC की जब मीटिंग हो रही थी कोपेनहेगन के अंदर, ठीक है। तो अब ये देखिए सभी जो मीटिंग्स हैं वो ध्यान नहीं रखनी, जो न्यूज़ में रहती हैं वही ध्यान रखनी है। तो ये आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो ये एक हाई लेवल ग्लोबल फोरम है जहाँ पे पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं कि किस तरीके से क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, कौन कौन सी अच्छी प्रैक्टिसेस को यूज़ कर सकते हैं ताकि एक ग्लोबल क्लीन एनर्जी इकोनॉमी बन सके। एंड 29 कंट्रीज़ इसका पार्ट है इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो ये आपके GS2 के टॉपिक्स थे। GS3 के टॉपिक्स अब हम करेंगे। सबसे पहले इंटरनेट थ्रू लो अर्थ ऑर्बिट्स। लो अर्थ ऑर्बिट्स क्या होते हैं, मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगी। तो देखिए OneWeb which is a low earth orbit satellite communications operator has launched its next batch of 36 satellites from Russia। तो बेसिकली एक OneWeb, ठीक है, OneWeb नाम है, जो कि एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है। अभी मैं आपको पूरा डायग्राम दिखाऊंगी कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होते हैं, मिडल अर्थ ऑर्बिट क्या होते हैं। तो इन्होंने रशिया से 36 सैटेलाइट्स का एक नया बैच लॉन्च किया है। एंड इसके साथ ये अब यहाँ पर जो OneWeb है इसके ऑर्बिट कॉन्स्टलेशन के अंदर 218 सैटेलाइट हो गई हैं। एंड ये किसका पार्ट है, OneWeb 648 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट फ्लीट का पार्ट है। तो ये है क्या, तो इसके अंदर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को यूज़ करके कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। कौन कौन से एरिया में, यूके, अलास्का, नॉर्दर्न यूरोप, ग्रीनलैंड, आर्कटिक सी एंड कनाडा। एंड ये उम्मीद की जाती है कि वो मीन्स स्विच्ड ऑन बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, की कंपनी जो है वो इसकी सर्विस जो है वो मतलब स्टार्ट कर देगी। तो इसको कहा गया है 5 to 50 सर्विस, मतलब 50 डिग्री लैटिट्यूड तक, टू ऑल रीजन नॉर्थ ऑफ 50 डिग्री लैटिट्यूड। ये आपको पता होगा, यहाँ पे जैसे ये आपका वर्ल्ड का इक्वेटर है, इक्वेटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बीच में इंडिया 23.5 पे है, ठीक है। और कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड भी बता ही देती हूँ। तो देखिए ये जैसे जो देखो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको आता होगा, जो थोड़े न्यू होते हैं उन्हें नहीं पता चलता। तो यहाँ पे आपका देखिए इंडिया का जो है वो मैप है, ठीक है। इक्वेटर से कुछ स्टेट्स पास करती हैं 8, उनका नाम लिखिएगा। एंड यहाँ पर आपका 23.5 डिग्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है।
ठीक है। अब 23 पॉइंट, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 22 डिग्री से जो इंडिया है वो इन्वर्टेड शेप में होने लग जाता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो इसी तरीके से होता है 50 डिग्री लैटिट्यूड। तो 50 डिग्री लैटिट्यूड तक ये कोशिश कर रहे हैं कि 5 से 50 डिग्री लैटिट्यूड तक इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा सके। अब जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं ये कहाँ, मतलब अर्थ के ऊपर 500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में इन सैटेलाइट्स को अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड मीन्स कंपेयर टू जो देखिए स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं वो तो 36,000 किलोमीटर तक दूर होती हैं, लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स थोड़ा अर्थ के पास होती हैं ताकि ज़्यादा अच्छे सिग्नल्स वगैरह मिल सकें, ज़्यादा अच्छे से जो ऑप्टिक केबल्स हैं वो उनके थ्रू मीन्स अच्छे से काम हो सके, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका पर्पस रहता है कि थोड़ा ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी मिल सके, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी जो सैटेलाइट्स होंगी वो ट्रैवल करती हैं एट 27,000 kph की स्पीड पर, जो कि पूरे मतलब प्लैनेट का पूरा एक सर्कल लगा देती हैं 90 से 120 मिनट्स में, मतलब 2 घंटे के अंदर। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि वो डायरेक्ट मीन्स कॉन्टैक्ट में रहती हैं एंड एक अच्छा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप इसको बोल सकते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है, देखो यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पावर है ना वो कंट्रीज से कंपनीज पे शिफ्ट हो रहा है एंड मोस्टली कंपनीज प्राइवेट कंपनीज होती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फिर इन कंपनीज को रेगुलेट कौन करेगा। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो दूसरा पॉइंट क्या है, कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो अलग अलग कंट्रीज से होंगे, तो दोबारा से अलग अलग कंट्री में लाइसेंस लेने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, ठीक है। तीसरी चीज़, जो सैटेलाइट्स हैं वो कभी कभी नाइट स्काइज में जो देखने में डिफ़िकल्टीज आती है एस्ट्रोनॉमर्स को, तो ये भी प्रॉब्लम है कि हो सकता है इमेजेस इतनी अच्छी ना मिले। हालांकि अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी वगैरह है, पर फिर भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो दिस ऑल इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं ना। अगर सैटेलाइट्स लोअर अर्थ ऑर्बिट पे होंगी तो इससे फ्रीक्वेंसी जो दूसरे मीन्स आसपास जो और सैटेलाइट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी पर भी फ़र्क पड़ सकता है। सो इसको एक स्पेस जंक कहा जा रहा है कि मतलब जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर मान लीजिए यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में काफ़ी सारी सैटेलाइट्स हैं, तो एक स्पेस जंक बनता चला जाए, पोछ पोछ हो जाएगी, ठीक है। तो ये है मतलब कहने का। तो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स जो हैं वो उन एरियाज़ में प्रेफर करनी चाहिए जहाँ पे फाइबर नहीं होता, स्पेक्ट्रम सर्विसेज नहीं होती, रूरल पॉपुलेशन की जगह, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिले, मिलिट्री यूनिट्स के पास, ऐसी जगह। तो वन वेब का जो चीफ कॉम्पिटिटर, अब इसका कॉम्पिटिटर कौन है, कॉम्पिटिटर है इसका स्टारलिंक। स्टारलिंक किसने बनाया है, एलॉन मस्क के स्पेस एक्स ने, ठीक है। एलॉन मस्क कौन है, उनके बारे में आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। एंड स्टारलिंक में अभी 1385 सैटेलाइट्स हैं, एंड बताइएगा वन वेब में कितनी सैटेलाइट्स बोलने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। अब ये देखिए ये ऑर्बिट्स हैं डिफरेंट सैटेलाइट्स की, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये आप देख रहे होंगे, ये आपका अर्थ है। अभी मैंने आपको बताया था 500 से लेके कितना किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक क्या होता है लो अर्थ सैटेलाइट। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम अर्थ है, ठीक है, ये आपकी। फिर देखिए मिडल जो अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है, इंटरमीडिएट है ये। तो इस तरीके से किलोमीटर जो है वो क्या करते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंटी हेल गन टेस्ट बाय हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने एक एंटी हेल गन टेस्ट किया है, ये मैं आपको गन भी दिखाऊंगी, ताकि जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या होते हैं, जो जैसे फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मतलब हेल स्टॉर्म्स होते हैं कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एंटी हेल गन्स को यूज़ करेंगे। तो हेल मतलब क्या होता है, जब बादल जो होते हैं वो बिल्कुल लार्ज हो जाए, डार्क हो जाए, बिजली कड़कने लगे, लाइटनिंग होने लगे, तो इसमें जो विंड्स होती है ना कैन ब्लो अप द वाटर ड्रॉपलेट्स टू हाइट वेयर दे फ्रीज इनटू आइस। मतलब जो विंड्स होती हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स को आइस में कन्वर्ट कर देती हैं, एंड फिर वही जिसको ओले कहते हैं एक तरीके से। और फिर ये जो फ्रोजन ड्रॉपलेट्स होते हैं ये गिरने शुरू करते हैं, ठीक है। और जब ये गिरने शुरू करते हैं तो मल्टीपल लेयर्स ऑफ आइस क्रिएट हो जाती है। देखिए हम लोगों को तो मज़ा आता है जब हम ये मतलब कभी देखते हैं, जैसे अब राजस्थान के अंदर कल ही ओले पड़े हैं एंड बहुत दिनों बाद पड़े हैं, तो कब मीन्स 2 या 3 मिनट के लिए ही ओले पड़े कल। तो यहाँ पे तो ये जो चीज़ है ना वो डेली होती रहती है, तो हिमाचल प्रदेश वगैरह में मतलब मोस्टली डेज़ के अंदर, तो ये यहाँ पे इनको प्रॉब्लम हो जाती है रहने में, ठीक है। तो इनकी मतलब जो फसल वगैरह है वो क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो एंटी हेल गन एक मशीन की तरह है जो कि एक शॉक वेव्स प्रोड्यूस करेंगी ताकि ये हेल स्टोन्स ना बन पाए, एंड इसमें एक
टेल होगी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, एक इन्वर्टेड टावर की तरह है, कुछ मीटर हाइट होगी उसकी। एंड गन इज़ फायर्ड बाय फीडिंग एंड एक एक्सप्लोजिव मतलब एक एसिटाइलिन गैस छोड़ी जाएगी लोअर चैम्बर में, जिससे एक शॉक वेव क्रिएट हो जाएगी। एंड ये जो शॉक वेव्स होंगी ये ड्रॉप ड्रॉपलेट्स को मीन्स हेल स्टोन्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देंगी, एंड फिर ये सिंपल बारिश बनकर ही गिरेंगी, मीन्स ओले बनकर नहीं गिरेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से गैस छोड़ी जाएगी, ठीक है। तो ये एंटी हेल गन टेस्ट है। चलिए अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी ब्लैक कार्बन। देखिए ये टॉपिक ना 2-3 दिन पहले ही आ चुका था, लेकिन मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि काफ़ी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो डेली रिपीट होते हैं, तो आप न्यूज़ को डेली देखिए, हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा। एंड मैं जो भी न्यूज़ के जो टॉपिक्स होते हैं, देखिए मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बिकॉज मैंने अभी कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट इनसाइट्स आईएएस के पास एक्सपर्ट्स टीम है जो कि पीडीएफ्स बनाते हैं, जो कि करंट अफेयर्स बनाते हैं। तो आई एम जस्ट रैंसेकिंग, मीन्स मैं जो उनका वो टॉपिक्स होते हैं उनके थ्रू ये पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद भी एस्पिरेंट हूँ, तो मैं आपको सिर्फ न्यूज़ समझाने का काम करती हूँ, ठीक है। अभी पीडीएफ में खुद बना रही हूँ, लेकिन करंट अफेयर्स कंटेंट मैं इतनी क्रेडिबल नहीं हूँ कि मैं जो आपको करंट अफेयर्स कहूँ हाँ ये पढ़ना नहीं, मेरी वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, बट इनसाइट्स आईएएस के है। दैट्स वाई टॉपिक्स जो होते हैं वो मैं वहाँ से लेती हूँ, ठीक है। तो आप भी वहाँ से उस वेबसाइट को फॉलो कीजिए, उनके मेंस के क्वेश्चंस करके देखिए, तो उससे आपको भी फ़ायदा मिलेगा, किसी एक को ही फॉलो कीजिए। चलिए, तो वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी आई थी ब्लैक कार्बन के ऊपर, तो हिमालय के ऊपर ब्लैक कार्बन देखा जा रहा है काराकोरम हिंदुकुश रेंजेस के अंदर, एंड जिसकी वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। अभी हमने देखा था ना चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो भी बादल भी वो ग्लेशियर फट गया था। तो एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट क्या है, ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रेजिलियंस। तो ये कहा गया है कि जो ब्लैक कार्बन वहाँ पे डिपॉजिट हो गया है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, तो वहाँ पे जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, एंड बर्फ़ के पिघलने की वजह से जो रेट है, देखो रीट का जो रेट होगा वो बहुत कम होगा, मीन्स इतनी जल्दी वो रिकवर नहीं कर पाएंगे जितने तबाह हो जाएंगे, तो इसका क्लाइमेट चेंज पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ग्लेशियर मेल्ट होगा एंड जो सरफेस है वो उसको फिर मीन्स बचा नहीं पाएगा, फिर वही होगा, फ्लड आएंगे, ठीक है, लोगों की डेथ होगी, काफ़ी सारे जीव जंतुओं की डेथ होगी। तो रेट ऑफ रिट्रीट कितना एस्टिमेट किया जा रहा है ये याद रख सकते हैं, 0.3 वेस्ट में एंड 1 कितना ईस्ट में। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड है। सजेशन क्या है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हमें 23% रिडक्शन करना है ब्लैक कार्बन के अंदर, नई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। जो नई पॉलिसीज़ हों वो ये होनी चाहिए कि 50% तक रिड्यूस करना है, ठीक है। जैसे वही खास करके हिमालयाज़ वाले एरियाज़ में जो कुक स्टोव्स, डीजल्स, ओपन बर्निंग जो ये यूज़ करते हैं, तो इसको थोड़ा रोकना चाहिए। तो ब्लैक कार्बन देखो एक शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट है, लेकिन इसकी वजह से मींस कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हमारे जो वर्ल्ड है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसके अंदर वार्मिंग होती है। एंड दूसरे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की तरह ना होकर इसको बहुत जल्दी वॉश किया जा सकता है, एंड एमिशन होने से पहले इसको स्टॉप किया जा सकता है। तो कार्बन एमिशंस टेक्निक यूज़ करेंगे सो इट कैन बी स्टॉप्ड, मीन्स इनकम्प्लीट कंबशन ना करें फॉसिल फ्यूल्स का अच्छे से, जैसे अगर कोई लकड़ी वगैरह जला रहे हैं तो उसको इनकम्प्लीट कंबशन ना करें, ठीक है। दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर से भी काफ़ी सारा ये यूज़ होता है, तो इसको वहाँ पर भी क्या करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए। 45% से लेके 66% तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, मतलब मैन मेड एक्टिविटीज़ है। फिर ऑन रोड जो डीजल फ्यूल्स होते हैं उनसे 7 और 8%, ओपन बर्निंग से तो सिर्फ 3% से कम ही होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो यही है कि जो हमारी मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं, जो बर्निंग है सॉलिड फ्यूल की, रेजिडेंशियल, इसको रोकने की ज़रूरत है। तो ये आप देख सकते हैं, सन जो है ये थोड़ा मैंने इसके थ्रू आपको और समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे सन है, सन से रेज आई, एंड 93% जो है वो वाटर ने एब्जॉर्ब किया, 15% जो है वो आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये होता है इसको बोलते तो है, क्या बोलते हैं इसको, प्लैब, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, प्लैबेसो या कुछ ऐसे बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए जो ये वाइट होता है ना, तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग पावर होती है वो अच्छी होती है, इसीलिए बोलते हैं ना गर्मी में हमें वाइट कपड़े पहनने चाहिए। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग पावर जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। हाँ, उसको बोलते हैं एल्बेडो, ठीक है, आई एम सॉरी, उसको बोलते हैं एल्बेडो, जिसकी रिफ्लेक्शन अच्छी होती है। एंड इसकी देखिए रिफ्लेक्शन अच्छी नहीं है, तो फिर ये क्या करेंगे, ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे एंड रिफ्लेक्ट कम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका। अब हम एक टॉपिक और देखेंगे, नासा ने कुछ वाटर बियर्स एंड बेबी स्क्विड सेंड किए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। तो ये देखिए छोटे छोटे ना टार्डिग्रेड्स होते हैं, छोटे छोटे जानवर होते हैं, तो इनको ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेज रहे हैं ताकि पहले इन पे देख लिया जाए कि क्या मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखना है। तो ये इनका 22nd स्पेस एक्स मिशन था।
यही देखने के लिए कि ये लॉन्ग टाइम में वहाँ पे रह पाते हैं या नहीं रह पाते, तो एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करके फिर ह्यूमन के ऊपर इसको क्या करेंगे, यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो एनिमल टिश्यूज़ की डेवलपमेंट देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या इनकी डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही, किस तरीके से माइक्रोब्स इंटरेक्ट करते हैं एनिमल्स के साथ जहाँ पे ग्रेविटी की कम हो। ठीक है, तो ये इनका एक प्रोजेक्ट है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वही होता है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ये बना दिए जाते हैं, मीन्स स्पेस के अंदर एक मान लीजिए एक रूम है एंड उस रूम के अंदर सब रहते हैं। तो ये 1998 से ही चलता आ रहा है। एंड इसके अंदर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसके अंदर देखिए नासा था, 1998 की बात कर रहे हैं। यूएस का नासा, रशिया का रोस्कोसमॉस, जापान का जाक्सा, यूरोप का ईएसए एंड कनाडा का सीएसए। तो अब इसके अंदर जो मीन्स ये जो आईएसएस है, ये अर्थ को पूरा सर्कल कर देता है कितने, 93 मिनट्स में, मतलब पूरे अर्थ का चक्कर लगा देता है करीब 1.5 घंटे के अंदर। एंड एक दिन में 15.5 ऑर्बिट्स करता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा टाइम वगैरह निकाल कर देख सकते हैं, वरना कोई इतना खास ज़रूरी नहीं है। चलिए अब हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। एंड सबसे पहले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो जो भी टीचर्स बनने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जिसका सीटेट क्लियर है तो अब वो लाइफ टाइम क्लियर रहेगा। ठीक है, 1st से लेके 8 तक का एक एग्ज़ाम होता था, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में करें, प्राइवेट के अंदर भी ज़्यादातर चलता ही है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग अपने टेट कराते हैं एंड सेंट्रल तो सीटेट कराता ही है। तो अब ये टेस्ट जो है वो इसीलिए मीन्स बढ़ा दिया गया है कि अब इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। पहले 7 साल होती थी, ताकि सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि पता है टीचर्स की बहुत कमी है। तो अगर किसी ने टीचर ने देखो एक बार क्वालिफाई किया है तो ऑब्वियसली टीचर में कुछ तो बात होगी ना, तो इसीलिए इसको मीन्स लाइफ टाइम कर दिया गया है। देन देखिए एक पोर्टल है सेज पोर्टल। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव। यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए आपने कोई अपना ऐसा कुछ मान लीजिए आप सरकार के पास जाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि हम बुज़ुर्गों के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आए हैं कि जहाँ पे हम उनको ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, उनकी हेल्थ से रिलेटेड, ट्रेवल से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, आपका स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए तक दे सकती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री का नाम ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एक है ऑपरेशन सागर आरक्षा सेकेंड। ठीक है, तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो श्रीलंकन अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर एक कल हमने करा था ना श्रीलंका ब्रेसेस ऑयल, तो यहाँ पे उनका जो वेसल है MV एक्सप्रेस पर्ल, तो उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं एंड अपना जो सागर आरक्षा सेकेंड है उसमें हेल्प कर रहा है। ये मिशन है। देन देखिए INS संधायक, तो INS संधायक या संधायक, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखो नाम बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, संध्याक बोल लो या संध्यायक बोल लो। मेन पॉइंट जो है वो एक्सप्लेनेशन के अंदर है। तो ये एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है एंड अपने ही कंट्री ने खुद बनाई थी। 40 साल के बाद अब इसे डीकमीशन किया जा रहा है एंड इसने करीब करीब 200 हाइड्रोग्राफिक सर्वेस किए, काफ़ी छोटे सर्वे भी किए एंड काफ़ी सारे ऑपरेशंस के अंदर इसने अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाया, जैसे OP पवन के अंदर, OP रेनबो के अंदर। OP पवन में क्या है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो श्रीलंका के अंदर गई थी 1987 में, तब हेल्प की थी। रेनबो ने 2004 सुनामी के टाइम पे हेल्प की थी। ठीक है, इंडो US का टाइगर ट्रम्प ध्यान रखना। ठीक है, टाइगर ट्रम्प क्या है, तो ये ट्राइलिटरल एक्सरसाइज होती है जो इंडिया एंड US के बीच में होती है, तो इसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज के आपके करंट अफेयर्स डन है। अगर आपको देखिए PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, टेलीग्राम लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वहाँ पे आपके साथ ये शेयर कर दी जाएंगी। एंड प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुँचाना है एंड ये एग्ज़ाम क्लियर करना भी है और करवाना भी है। सो थैंक यू सो मच।